ओम नमः शिवाय एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह ASR। ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत है नहीं। देखिए, आज तक मैंने आपको कभी नहीं ये बताया है कि ये वीडियो आप पूरी देखो आधी देखो, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका जो सेक्शन है, ये वीडियो आपकी एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 12 से 14 घंटे मुझे लगे हैं डेटा इकट्ठा करने में। ऑलराइट, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एग्जामिनर, जो भी अपना एग्जामिनर है, जो भी पेपर सेट करता है, वो किस तरीके से पेपर सेट करता है, क्वेश्चंस वो लाते कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे तो मैं हिस्ट्री की बात करना चाहता हूँ। इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, तो ये 2022 का एनालिसिस है। 2022 का एनालिसिस है। 2022 में एंशिएंट हिस्ट्री में से 117 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मेडाइवल में से 279 क्वेश्चन आए थे। मॉडर्न का मार्जिन आप देखिए सबसे ज्यादा है, 833 क्वेश्चन। ये सारे शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। 2022 में RRB NTPC के जितने भी शिफ्ट हुए थे उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 43 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो आपको यहाँ वेटेज का अंदाजा होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न से। ऑलराइट, अगर बाकी सब्जेक्ट्स की मैं बात करता हूँ, पॉलिटी से आते हैं 1078 क्वेश्चंस आए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आए थे 539 क्वेश्चंस। इंडियन ज्योग्राफी से आए थे 1102 क्वेश्चंस। इंडियन इकोनॉमी से आए थे 1195 क्वेश्चंस। ठीक है, और ट्रेडिशनल जीके क्या होता है? ट्रेडिशनल जीके होता है भैया, जो कि मतलब आपके नेशनल अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर, करंट अफेयर्स, जितने भी इन चीज़ों को ट्रेडिशनल जीके में आ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 2022 का करंट अफेयर जो था वो अब ट्रेडिशनल जीके में आएगा। ये बात आप समझिए, उस साल वो करंट रहता है पर अब आपका जीके हो जाएगा, वो ट्रेडिशनल। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपसे हिस्ट्री के। एक सेक्शन वाइज आपको कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, स्टोन एज एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप मान लो कि आपके पास एक फोन आता है कि आप एग्जामिनर आपको बनना है, आपको पेपर सेट करना है RRB NTPC का। तो आपके लिए आप क्या सोचोगे कि बच्चों के लिए ऐसा पेपर सेट करता हूं जो बहुत टफ हो या बहुत इजी हो? आप ये सब कुछ नहीं सोचोगे। आपको पैसे मिल रहे हैं, आप बोलोगे कि यार मुझे बस एग्जाम सेट करना है। फिर क्या होता है कि आप जाओगे, आप RRB NTPC के पुराने क्वेश्चंस उठाओगे। पुराने क्वेश्चंस उठाओगे, आइदर इट बी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कुछ भी हो, आप पुराने क्वेश्चंस उठाओगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हो चुका है वो उसमें से क्या चेंज करके दे देगा? जब सिलेबस आपका सेम है, लिमिटेड सिलेबस है NTPC में, तो फिर उसमें से क्या चेंज होगा? तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के आपको क्वेश्चन निकाल के दे देते हैं। आप अभी पूरी वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, स्टोन एज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्टोन एज में सवाल देखिए, आप क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था आपसे, अपने बच्चों को मैं ये समझाता हूँ, कीवर्ड्स ढूंढो क्वेश्चन में। कीवर्ड्स क्या है? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑप्शन A, B, C और D देख लीजिए। पैलियोलिथिक, सारे ऑप्शन देख लिया आपने। ठीक है, ये सवाल आया था NTPC 11 फरवरी 2021, शिफ्ट 1, स्टेज फर्स्ट। इसका आंसर यहाँ है, देखिए। अब इसमें दिया हुआ है, इसका आंसर A है। ठीक, ऑप्शन A इसका आंसर है। अब आपको यहां से क्या समझना है कि कोई भी आप सवाल देख रहे हो, कोई भी आपने सवाल देखा, उसके बारे में मैंने ये जो लिखा है कि द प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरीज में। ठीक है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। समझ गए? अब आप या तो देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि बस इतना पढ़ लेंगे। इतना पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपसे ये सवाल बन जाए, पर इससे रिलेटेड सवाल नहीं बनेंगे। अभी आपको समझाता हूं क्यों पूरा ये पढ़ना जरूरी रहता है किसी भी सवाल में। एक ऐसी किताब नहीं है मार्केट में जिसमें पूरा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, मतलब डिटेल्ड उसमें समझाया हुआ हो। ठीक, तो अब आगे पढ़िए। दिस एरा इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ टूल्स। इस पीरियड में यूज ऑफ टूल्स के लिए मार्क किया गया था। ठीक है, ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे 2,50,000 BC में इवॉल्व हुए थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक, एंड इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ कल्चर ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग टू फार्म एंड फूड प्रोडक्शन।
ठीक है, कितना लाइन है ये? टोटल 10 लाइन होगा। 10 लाइन आप पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये जो 3 पार्ट इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक, ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक, इसमें आपको क्या क्या मिला नोट्स, अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा है पूरा। उसी साल यही सेम क्वेश्चन आया था दूसरा, उसमें जो 4 ऑप्शन था ऑप्शन से रिलेटेड। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द 3 मेजर पीरियड्स ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज में कौन सा नहीं आता है? आपने अभी क्या पढ़ा है? देखिए, पैलियोलिथिक आता है, नियोलिथिक आता है, मीसोलिथिक आता है। ठीक है, क्या नहीं आता है? कॉपर स्टोन नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? नियोलिथिक, मीसोलिथिक, पैलियोलिथिक। आप अगर ऐसे नोट्स बनाओगे, आप PYQ से बाहर आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए स्टोन एज का, वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज। देखिए, इसका आंसर है भिमबेटका। ठीक, ये भी NTPC में आया हुआ, मैंने ईयर मेंशन नहीं किया इसमें गलती से, सॉरी। भिमबेटका, ठीक, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए। भिमबेटका रॉक शेल्टर्स इज लोकेटेड इन रेजन डिस्ट्रिक्ट बिटवीन होशंगाबाद एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। आपने क्या लिख लिया? अच्छा, भिमबेटका यहाँ नोट डाउन कर लिया, उसके बाद क्या लिख लिया? होशंगाबाद और भोपाल इन कहाँ पे? MP। ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे? दीज केव्स वर फाउंड बाय, फाउंडर कौन थे इसके? VS वकांकर इन 1957। ये 3 पॉइंट्स आपको मिले। कहाँ कहाँ पे है? लोकेशन मिल गया, फाउंडर मिल गया। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने का तरीका होता है वाई, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, वाई में ये वाई जो होता है ये UPSC के लिए होता है। मैं UPSC पढ़ता हूं तो मुझे वाई पढ़ना पड़ता है। आपको वन डे एग्जाम में व्हेन पूछा जाता है और हाउ पूछा जाता है। हाउ में आता है कब हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। व्हेन आपने देख लिया 1957 होशंगाबाद और भोपाल में। ठीक, क्या हुआ था इसमें? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भिमबेटका रॉक की। ठीक है, अब इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो भी, देखिए आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, आपको ये भी बात ध्यान देना होगा कि जो लिखा हुआ है उसको आप एम्फसाइज, उसको आप इंपॉर्टेंस से जरूर देखो। ठीक, दैट कंसिस्ट ऑफ 7 हिल्स एंड ओवर 750 रॉक शेल्टर्स विच एक्सटेंड्स ओवर 10 किलोमीटर। आपको क्या लिखना है? हल्का हल्का एक लाइन लिख लो, 750 रॉक। ठीक है, एरिया कितना है? 10 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस ये आपको मेमोराइज करने में कैसे, कितना समय लगेगा? 30 सेकंड, 10 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आया था। RRB NTPC 14 मार्च 2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 का सवाल है। व्हेन वर द केव्स ऑफ भिमबेटका डिस्कवर्ड? कब हुआ था बताइए? यहां लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? साफ लिखा हुआ है 1957 में डिस्कवरी हुई थी इसकी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एनालाइज मैं कर आपको दे रहा हूं, एनालिसिस। ठीक है, पर यहाँ ये सवाल आया है या नहीं आया है? एकदम सेम सिमिलर सवाल आया है 2021 में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? B, टिक करके निकल जाओगे। जिस बच्चे ने बस यहां तक पढ़ा होता, मध्य प्रदेश तक कि हाँ भोपाल में है, वो ये सवाल नहीं कर पाता। जरा सा और इन्फॉर्मेशन लिया आपको, आपने ये सवाल कर लिया। ठीक है, भिमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन कहा? सेम सवाल पे तीसरा सवाल है, सेम टॉपिक पे तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश पे। ठीक है, 2016। आप समझो कि 2016 को अगर ये क्वेश्चन किसी ने किया होता, भिमबेटका केव्स आया, ये टॉपिक आपने देखा, इस टॉपिक के बारे में आपने रिसर्च कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, रिसर्च आपने कर ली, तो आपको नहीं लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर पाते 2022 या 21 में जो आया था? बिल्कुल कर पाते। PYQ से ही क्वेश्चंस एग्जामिनर सेट करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करो, आओ पेन और पेपर ले लो, नोट डाउन करते रहना जो मैं बोलूंगा। ठीक है, द फेमस इंडस वैली साइट, मोहनजोदारो की बात हो रही है, was first time excavated by the eminent Indian archaeologist। किसने ढूंढा था? फर्स्ट टाइम किसने ढूंढा था? मैंने अपने स्टूडेंट्स को 10,000 बार पढ़ा रखा है ये। RD बैनर्जी। ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर, RD बैनर्जी। ठीक है, कब आया था? 17/1/2021। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसके बारे में आंसर बस पढ़ के चले जाओगे तो बेनिफिशियल रहेगा क्या? RD बैनर्जी है? नहीं, RD बैनर्जी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो। मोहनजोदारो आया है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो। ठीक है, फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदारो, माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं इसको, माउंट ऑफ द डेड। ठीक, इसका वेट किया गया था इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट RD बैनर्जी। ठीक है, कब? 1922। मैंने आपको बोला था गोल्डन सर्कल,
गोल्डन सर्कल, हिस्ट्री के लिए वाई, व्हेन एंड हाउ। ये गोल्डन सर्कल है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आप एनटीपीसी निकालने के बाद यूपीएससी के लिए जाओगे तो ये चीज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट। 1922 में द साइट कहां पे है? बैंक ऑफ रिवर इंडस इन लरखना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, ये सवाल में आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन मिले। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लिटरली मीन्स माउंड ऑफ द डेड? कब आया था ये सवाल? आरआरबी एनटीपीसी 9 मार्च 2021। ये सवाल कब आया था? 17/1/2021। ये सवाल कब आया था? 2021 9 मार्च। आप एक बात बताओ, कि आपको नहीं लगता है कि ये पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं टॉपिक से? अरे कहां से टॉपिक्स लाएंगे यार, ये खुद बनाएंगे थोड़ी टॉपिक्स। विच टाउन ऑफ इंडस वैली माउंड ऑफ द डेड किसको बोला जाता है? चुपचाप टिक कर देते, मोहनजोदारो। ठीक है, अब यहां से क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है? आर्कियोलॉजिकल हम लोग को पता है, ठीक है, 1922 में आर डी बैनर्जी ने ढूंढा था, ठीक, हड़प्पा के बाद। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, सबसीक्वेंट एक्सकवेशन रिवील्ड दैट द माउंट्स contain the remains of what was once the largest city of the Indus Valley civilization. It is Sindh province of Pakistan. ठीक है, सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसका एरिया। The meaning of the name Mohenjo-daro in dash is mound of dead. इसका आंसर क्या होगा? माउंड ऑफ डेड में जो मीनिंग है मोहनजोदारो का, क्या इसका आंसर होगा? आप बताइए, आप मुझे बताइएगा, ये पढ़ लीजिए और वहां से बताइएगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो? 5 अप्रैल 2021। मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो, 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 सवाल आएगा कहां से? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, तो आप ये बात समझ लो कि टीचर, कोई भी टीचर हो यार, कोई भी एग्जामिनर हो, यूपीएससी में मैं आपको बताया था, यूपीएससी के भी सवाल पीवाईक्यू से ही आते हैं। ठीक है, बस उसमें डिफरेंस ज्यादा होता है। आपको चारों ऑप्शन को अच्छे, यूपीएससी आपका क्यूरियोसिटी टेस्ट करता है, क्यूरियस हो या नहीं, समझ गया। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन, कहां सिचुएटेड है बताइए? सिंध, ऑप्शन डी। ठीक है, कब आया है? 2021 2 मार्च। बिरूनी का ऑथर कौन सा है यहां देख लीजिए। ठीक है, अल बिरूनी के ऑथर है किताब उल हिंद। क्या क्या है इस किताब में? ये लिखा हुआ अल बिरूनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आप एक बात बताएं, अल बिरूनी कीवर्ड आया, इसके बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन या तो इकट्ठा कर लीजिए गूगल से या किसी किताब से, या तो जो मैं कंपाइलेशन आपको दूंगा या दिया, कंपाइलेशन अगर चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा। ठीक है, मैं बनवा दूंगा। बहुत समय लगेगा क्योंकि 20-50 क्वेश्चन ढूंढने में मुझे लग गए थे एटलीस्ट 12 घंटे। अब देखिए, अल बिरूनी के बारे में दिया हुआ है, ईरानियन स्कॉलर थे, ईरान के थे, पॉलीमैथ फ्रॉम यहां से मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, ठीक, एंड तुर्कमेनिस्तान। उनके किताबों के बारे में, उनका फेमस जो किताब है वो लिखा हुआ है, किताब उल हिंद आर इन अरबिक लैंग्वेज। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटीज डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स ऑन द बेसिक टॉपिक ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, सोशल, लिफ्ट वेट, मेजरमेंट, मेथड, स्कल्पचर, लॉ ऑफ साइंस। आपको बस एक आउटले लेना है कि अच्छा ऐसा ऐसा भी है इनका। ठीक है, आप एक बात बताओ, तहकीक आई हिंद किसने लिखा है? इसमें लिखा हुआ है अल बिरूनी, समझे? तो ये सेम सवाल अल बिरूनी के बारे में अगर आया तो आप अल बिरूनी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पीवाईक्यूज करते चलोगे तो आपको बहुत आसानी ये चीजें समझ में आती रहेंगी। कहीं और आपको क्यूरियस होना है। आप जितना, अगर आप भी कोरम पूरा करोगे ना कि हाँ क्वेश्चन दिया था पढ़ लिया, तो आपके नंबर भी कोरम वाले ही आएंगे। जितना एवरेज, अगर आप एवरेज मेहनत करके सोचोगे फर्स्ट आ जाऊं, कैसे होगा लाला बताओ? मैं आपके लिए रात भर इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम अपनी नौकरी के लिए तो एटलीस्ट कर लो। ममलूक सल्तनत का रूलर कौन था? सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम इतना से इतना, क्या कौन था रूलर? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लीजिए। फर्स्ट मुस्लिम फीमेल, ओनली फीमेल एम्पर ऑफ दिल्ली सल्तनत। शी रूल्ड दिल्ली फॉर 4 साल फ्रॉम इतने से इतना। शी इज रिलेटेड विद ममलूक और स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इन विच ईयर डिड सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान? क्या था पिछले सवाल? 15/6/2022 का है ये सवाल। क्या है? 16/6/2022 का। 15/6/16 अगले दिन आया है, बताओ, सोचो कहा क्या था? 1236। देखिए 1236 मार दो यहाँ टिक। ठीक, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? मॉडर्न हिस्ट्री देखो, सी रूट किसने डिस्कवर किया था इंडिया का? बताइए। वास्को डी गामा। आरआरबी एनटीपीसी 10 फरवरी 2021। वास्को डी गामा पे टिक कर दो। अब मुझे एक बात बताइए, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ लीजिए। सी रूट इन्होंने ढूंढा था कब? 1498। ये इंपॉर्टेंट है।
2 years after he set his sail from Lisbon, Portugal, Vasco da Gama arrived on the western sea coast of India. ठीक, वेस्टर्न सी कोस्ट के इंडिया पे आए थे, कोझिकोड, कैलिकट, ठीक है, केरला। अब आप मुझे एक बात बताइए, उनको किसने वेलकम किया था? थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए इनके बारे में। जमोरीन थे, लोकल रूलर थे वहाँ के जमोरीन, उन्होंने उनको वेलकम किया था। गिव हिम स्पेशल ऑर्डर टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट ट्रेड लिंक विथ पोर्टुगीज। ऑलराइट, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ यूरोपियन हैड अराइव्ड इन इंडिया वाया द सी। पहली बार आया था वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम सी से। वास्को डी गामा ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरर ऑफ इंडिया। अब आप मुझे सवाल का जवाब दो। यूरोपियन ट्रेडर्स अराइव्ड नियर विच इंडियन सिटी विद द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा इन 1498? कहाँ गए थे? कोचीन, कलकत्ता, चेन्नई, कैलिकट। ठीक है, ऑप्शन डी। कब आया था ये सवाल? 2016। ये सवाल कब आया था? 2021। आप देखो, सवाल रिपीट होंगे सवाल रिपीट, मैं आपको लिखित दे रहा हूं। बताइए, सवाल 2016 का सवाल है। सी रूट से आए थे, कहां से आए थे, कहां गए थे? फर्स्ट केम टू इंडिया वाया विच सी रूट? कौन से सी रूट से गए थे? आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कपाक डाबू, केरला में आए थे। ठीक है, बताइए कब आए थे केरला में? इसका ये RPFSI 2019 में भी आया है और NTPC में भी आया है। बताइए कब आए थे, बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, सेकंड सवाल RRB ALP एंड टेक्नीशियन शिफ्ट 3। सेम सवाल है। कब आए थे? व्हेन डिड वास्को डी गामा अराइव? इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव? सेम सवाल है। अब आप सोच लीजिए, सवाल भी नहीं बदला है। इंडियन पॉलिटी पे आ जाइए। कंस्टिट्यूएंट असेंबली बहुत वेरी फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन है? क्या लगता है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं। सवाल ये देखो, पढ़ो। ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। टास्क क्या था इनका? कि आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिखना है। डॉक्टर अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। ठीक है, 7 मेंबर थे। 7 मेंबर याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, पर बेसिकली चेयरमैन ही पूछता है। ठीक है, या तो ये पूछ सकता है सवाल कि हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये 7 नाम एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब थे। अब बताइए, सेम सवाल है भैया। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? कौन थे? जिसने पिछला किया होगा, पढ़ा होगा, कर लेंगे। ठीक, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कब आया था? 22/9/2018 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कब हुआ था बताइए, इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट के ही एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर दिया हुआ है। इट वाज फॉर्म्ड ऑन अगस्त 29, 1947। कब फॉर्म हुआ था? अगस्त 29, 1947। समझे? एक ही सवाल पे, एक ही टॉपिक पे कितने सवाल बन रहे हैं? बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग, मैंने बोला नॉट द मेंबर ऑफ। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये 7 मेंबर्स का जो मैंने नाम दिया है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, 7 मेंबर्स के नाम देखिए और बताइए कौन नहीं था। आर्टिकल और शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं, देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फॉर्म्स ऑफ ओथ्स ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन पार्ट्स के शेड्यूल के क्वेश्चन है ये। सी इसका आंसर है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन से मतलब नहीं है। अब आप देखिए, शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल 1 में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात होती है। एक्सटेंट और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक, सेकंड शेड्यूल में बात होती है सैलरी की ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए, ये सवाल सेकंड आया 2021 में। आपको क्या करना है? ये सवाल मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। थर्ड इसका ऑप्शन सी मान लीजिए आंसर है। तो ऑप्शन A, B और D, ये तीनों सवाल को, ये तीनों ऑप्शंस के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, 2-3 लाइन पढ़ लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। आप कभी भी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होगे भाई। RRB NTPC तो बहुत छोटा परीक्षा की बात बता रहा हूं मैं आपको। सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? मैंने अभी क्या बताया था आपको? सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट कब आया है? 2021। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या लिखा हुआ है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डिस्क्रिप्शन of articles from 12 to 35 is included in part 3. ठीक है,
इन द कंटेक्स्ट, सेम सवाल 2021 में, ये 2020 में है, ये 2021 में है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। बताइए क्या अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप बताइए फंडामेंटल राइट्स किस में आता है, क्या सवाल पूछा था, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा था, पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स, खत्म यार। ये सवाल आते हैं और उसके बाद बच्चे वन डे एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। वन डे एग्जाम का मतलब क्या होता है, जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। मेंस जो भी एग्जाम होता है, बीपीएससी, यूपीएससी, ये वन डे एग्जाम नहीं होते हैं। वन डे एग्जाम निकालना बहुत आसान है बच्चों, आप लोगों को सही तरीका अपनाओ, आप सही तरीका अपनाओ। देखो 2 तरीके हैं, या तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, 100% सिलेबस तुम लोगों से कभी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम लोग नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करते हो। जो बच्चा पहले से तैयारी में है ना, वो हमेशा एग्जाम निकालता है। तुम लोग नहीं हो तो कोई बात नहीं, PYQ एनालाइज करके पढ़ना शुरू कर दो। मैं तुमको लिखित दे रहा हूं, अगर ये तरीका तुमने नहीं फॉलो किया अभी, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं RRB NTPC का परीक्षा नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अगर आप CGL के प्रिपरेशन कर रहे हो और RRB NTPC फिर भी कर रहे हो, उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि अभी बस NTPC पे फोकस कर लो, PYQs की तरह, ठीक है। मैं एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन डेड श्योर है। अब देखो, यूनिवर्स ज्योग्राफी में बात करता हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है। डैश इज अ वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग। दिस कॉन्स्टेलेशन इज नोन एज द हंटर, ठीक है। ऑप्शन सी, ओरायन कॉन्स्टेलेशन की बात हो रही थी, भूल जाओ ओरायन कॉन्स्टेलेशन क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन A, B और D, 2 लाइन 3 लाइन पढ़ लो, ठीक है। अब यहां पे मैंने दिया है कि ओरायन इज अ वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग, ठीक है, बढ़िया है। इस कॉन्स्टेलेशन को हंटर भी बोलते हैं और मृगा भी बोलते हैं। ओरायन कॉन्स्टेलेशन इज लोकेटेड ऑन द सेलेस्टियल इक्वेटर। लोकेशन हम लोग को पता पड़ गया, लिख लो, लोकेशन कहाँ है, सेलेस्टियल इक्वेटर। इट इज द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ द विंटर कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। सम ऑफ इट स्टार इंक्लूड, स्टार्स के नाम मैंने दिए हैं, ये ब्राइटेस्ट स्टार है, बेटलग्यूज एंड रिगल, ऑलराइट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन का डेट देख लो, 16/1/2021, RRB JEE टेक्निकल परीक्षा की बात कर रहा हूं। विच कॉन्स्टेलेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हंटर, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी पे टिक मार के चले जाओगे, ओरायन, ठीक है। द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज, ऑप्शन सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये 2021 में एक ही साल 2 बार आया है, ठीक है। नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज एंड्रोमेडा, ठीक है, चलिए समझ गया। एंड्रोमेडा स्पाइरल गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू अस, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और देवयानी गैलेक्सी, 2 नाम मिल गए हम लोग को, ठीक है, चलो ये सर बढ़िया है। इट इज अ ग्रेट कॉन्स्टेलेशन लोकेटेड इतने लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। हम लोग दूरी डिस्टेंस कितनी है, 25 लाख लाइट ईयर, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, लोकेशन का है एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन विच कैन बी सीन विद द नेकेड आई इन क्लियर स्काई, ठीक। इतना डेफिनेशन हम लोग को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एंड्रोमेडा, क्या है एंड्रोमेडा भाई? अभी हम लोग क्या बात करते हैं, गैलेक्सी नेबरिंग मिल्की वे, प्लैनेट, नेम ऑफ द ब्लैक होल, कॉमेट। इसका आंसर बताइए, कमेंट में लिखिए एंड्रोमेडा क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट और नियरेस्ट द गैलेक्सी ऑफ द मिल्की वे? कौन सा गैलेक्सी है मिल्की वे के क्लोजेस्ट? एंड्रोमेडा टिक करके चले आओगे। कब आया है RRB NTPC? 2016। मैं बस NTPC की अगर बात कर रहा हूं, अगर मैं ये आपको दिखा दूं ना एनालिसिस भाई, कि 2024 में, आप ये बात मानोगे, पटना हाई कोर्ट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे सेम टू सेम BPSC प्रीलिम्स में भी आए हैं। अभी नवंबर में एग्जाम हुआ है SI का, सब कांस्टेबल का, उसमें भी आए हैं सेम टू सेम एग्जाम क्वेश्चन। एनालाइज करो बच्चों, एनालाइज करो, जितना समय किताबों में बिताओगे उतना ज्यादा कामयाबी कदम चूमेगी। ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है। ऑप्शन बी, 2020 का सवाल था। फोटोस्फीयर विजिबल सरफेस है सन का, ठीक है। इसके बारे में आपने लिख लिया। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, 2021 सेम सवाल आया था 2020 में और 2021 में। ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन क्या है बताओ? ऑप्शन ए फोटोस्फीयर। जिसे डाउट है कि ये सवाल यहां नहीं आया है, आप पेपर उठाओ और छान मारना चालू करो।
बहुत आसानी से मिल जा रही है तुम लोग को चीज़ें, इसलिए तुम लोग को ऐसा फील होता है कि ये तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है अवेलेबल। देखो एनालिसिस बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम का, आरआरबी का, जितने भी आरआरबी में एग्जाम होते सबकी बात कर रहा हूँ। 2019 का जो पेपर था, 2019 मतलब 2022 में जो हुआ था, ठीक है, पॉइंटर निकालने दो। टोटल 15 पेपर हुए थे, ठीक है। 600 क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के। आरआरसी ग्रुप डी में 2022 के पेपर में 99 पेपर हुए थे, 2970 क्वेश्चन आए थे। स्टेज 1 की बात हो रही है, 133 पेपर हुए थे, 3990 पेपर आए थे, क्वेश्चन आए थे। जेई में 9 पेपर हुए थे, ठीक है, 135, 510, 690, 570, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। 625 पेपर, ये सारे क्वेश्चन, 15,210 क्वेश्चन, ठीक है। सबका कंपाइलेशन कर लो, या फिर अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो तुम बोलो मैं करके दे दूंगा, ठीक। पर मेहनत बहुत लगेगी लाला, ये बात आप समझ जाओ, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए मुझे। अब सेक्शन वाइज कैसे करोगे कंपाइलेशन, मैं आपको बता रहा हूं। एंशिएंट हिस्ट्री है, स्टोन एज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, महाजनपद पीरियड, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। अब इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। कैसे, फेवरेट टॉपिक्स की मैंने वीडियो बना रखी है, बोलोगे फिर से बना दूंगा, कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से फेवरेट टॉपिक्स हैं आरआरबी एग्जाम के। स्टोन एज नहीं है, इंडस वैली है, वैदिक पीरियड है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, समझ गए। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अब जैसे मान लो स्टोन एज हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, जो पहला सवाल मैंने आपको दिखाया, ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा। अब सेकंड क्वेश्चन मैं इसी तरीके से डालूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द, कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इसमें से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, लिखिए, यार आप एग्जाम रगड़ दोगे ब्रो, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप समझ जाओ, ठीक है। मेहनत करोगे तभी जाके आपको मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलेगा एग्जाम, ठीक है। और किताब अभी मत खोलिए, किताब खोलने का अब समय गया, ठीक है। बोलोगे तो इसी तरीके से मैं मैथ की भी वीडियो बना दूंगा, इसी तरीके से रीजनिंग की भी बना दूंगा। ऑलराइट बॉयज, चलिए, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। बहुत मेहनत किया है मैंने इस वीडियो पे, 14 घंटे 15 घंटे लगाया है मैंने वीडियो पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज स्टडी हार्ड, और अगर आप लोगों को ये कंपाइलेशन चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं कंपाइलेशन बनवाने के लिए टीम को बोल दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। ओम नमः शिवाय। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।